कैपेसिटर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर ऐसे डिवाइस होते हैं जो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। हमें एनर्जी को स्टोर क्यों करना पड़ रहा है कि हमारे पास जबकि ऑलरेडी डिवाइसेस हैं, हमारे पास सेल है, बैटरी है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते तो हैं, तो हमें एनर्जी को स्टोर क्यों करना है भाई? जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो स्टोर क्यों करना है? देखो, बैटरी का, सेल का एक प्रॉब्लम है, ये आपको लंबे टाइम तक एनर्जी दे सकता है, लेकिन थोड़ा एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा आपकी घड़ी में जो सेल लगा हुआ है, आपने उसको लगा दिया तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर तक वो घड़ी चलती ही रहती है। साल भर बाद आपको उसको चेंज करना पड़ता है ना। तो सेल हो गया, बैटरी हो गया, ये एक लंबे टाइम तक आपको थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकता है। मुझे तो सब एक साथ चाहिए, तो कैसे करूंगा मैं? कैसे लूंगा मैं ये एनर्जी? तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है एक कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर क्या करता है? आपको तुरंत एनर्जी दे देता है। कैपेसिटर खुद प्रोड्यूस नहीं करता एनर्जी, याद रखो, कैपेसिटर एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं करता है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी भरता है बैटरी। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी भरता है बैटरी, राइट, या सेल बोलो, वो इसके अंदर एनर्जी भरता है। लेकिन कैपेसिटर की अच्छी बात यह है कि कैपेसिटर को आप बोलोगे कि मेरे को पूरा दे दे एक साथ, तो वो दे देगा। लेकिन बैटरी को बोलोगे मुझे पूरा एनर्जी एक साथ दे दे, तो बैटरी नहीं दे पाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल समझो, जैसे आपके घर में बाथरूम का जो नलका है उसमें पानी आ रहा है, लेकिन ऐसा टप 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 एक बूंद करके टपक रही है। क्या आप उससे नहा पाएंगे? नहीं नहा पाएंगे आप, क्योंकि पानी बहुत ही कम पानी आ रहा है, एकदम पतली धारी सी आ रही है। क्या करते हैं फिर आप? रात को आपने एक बाल्टी लगा दी उसके नीचे, है ना, तो क्या होगा? रात भर वो बाल्टी भर जाएगी, तो जब आप सवेरे आएंगे तो बस लिया बाल्टी, नहा लिया, है ना। तो जो काम यहां पर इस बाल्टी का था वही काम एक कैपेसिटर का होता है। तो कैपेसिटर बैटरी से एनर्जी लेता रहता है, और फिर जब आपको चाहिए होती है इंस्टेंट एनर्जी, आप जाते कैपेसिटर के पास दे दे, तो कैपेसिटर एक साथ आपको दे देता है, ठीक है। तो ये रोल है कैपेसिटर का। अब ये जो कैपेसिटर है ये एनर्जी स्टोर कैसे करता है? तो कैपेसिटर अपने ऊपर चार्जेस को एक्यूमुलेट करता है, और एक्यूमुलेशन से ही वो एनर्जी को स्टोर करता है। अच्छा, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। कैसे होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इनिशियल लेवल में कैपेसिटर के ऊपर क्या होता है कि चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि ये एक कैपेसिटर है। अच्छा, उससे पहले आप एक कैपेसिटर का डेफिनेशन लिख लीजिए। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अब आप चाहो तो आगे लिख सकते हो कि बाय एक्यूमुलेटिंग चार्ज ऑन दैट, है ना, एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आएंगे उस पर। फिलहाल जो छोटी डेफिनेशन है वो तो यही होगी कि इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर एनर्जी। हाँ, आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटर है वो और भी कई सारे फंक्शंस करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में वो सब पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल जो कैपेसिटर है इट इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी। अब आप एक देखिए कैपेसिटर कैसे बनाना है। तो ये मैंने लिया एक मेटल का शीट मैंने लिया। अब मेटल के शीट के ऊपर क्या कर रहा हूं मैं? चार्जेस को एक्यूमुलेट करता जा रहा हूं। तो इस शीट के ऊपर मैं चार्जेस को भरता चला गया। मैंने इसके अंदर क्यू चार्ज भर दिए। और आप नोटिस करेंगे कि जितना आप इसमें चार्ज भरेंगे उतना ही पोटेंशियल जनरेट होगा। मतलब कि जितना चार्ज आप भरते हैं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जितना चार्जेस आप इसके अंदर भरेंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा। एंड यहां पर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो जो चीज ऐड होगी दैट विल बी कैपेसिटेंस। तो Q इक्वल टू CV। C क्या है यहां पर? C यहां पर क्या है? C का मतलब है कैपेसिटेंस। Q का मतलब हो गया कि कितना चार्ज वो स्टोर कर रहा है, मतलब एक्यूमुलेट कर रहा है। एंड V का मतलब यहां पर क्या हो गया? पोटेंशियल। V इज द पोटेंशियल, है ना। तो देखो यहां पर एक चीज समझो, ये जो C है कैपेसिटेंस, ये किसका कैपेसिटेंस होता है? कैपेसिटर का तो कैपेसिटेंस होगा वो, है ना। तो कैपेसिटेंस का चार्ज के साथ रिलेशन देखो। जितना ज्यादा चार्ज कोई चीज एक्यूमुलेट कर पाए उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटेंस है, अच्छा, एक तरीके से मैं क्या ये भी बोल सकता हूं कि कैपेसिटेंस इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। क्या इसी रिलेशन को ऐसा भी बोला जा सकता है कि कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V? तो मतलब जो कैपेसिटर जितना ज्यादा चार्जेस को एक्यूमुलेट कर सकेगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा है। एक मेरे पास बाल्टी है, मतलब दो बाल्टी है मेरे पास, लेट्स से एक बाल्टी ज्यादा पानी स्टोर कर रही है और एक बाल्टी कम स्टोर कर रही है, तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? तो जो ज्यादा पानी स्टोर कर रही है, सीधा सा लॉजिक है। तो उसी तरीके से कैपेसिटर के मामले में जो जितना चार्जेस को एक्यूमुलेट कर पाएगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा है, है ना। दूसरा यहां पर पोटेंशियल, जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल जितनी जल्दी बढ़ेगा
उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम होगी, उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। अब क्या होता है कि यार ये जो पोटेंशियल हो गया, चार्जेस हो गया, इनको हम देख तो सकते नहीं है ना, तो इनको हम फील कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी फिट करेंगे। देखो क्या है कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड थर्मोडायनेमिक्स, इनका आपस में कुछ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है जरा यहां पर देखो, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉम्बिनेशन अभी मैं बता रहा हूं। तो जो काम मैकेनिक्स में वाटर करता है वही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज करेंगे, एंड जो काम मैकेनिक्स में हाइट करती है वो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल करेगा, ठीक है। एंड एक और चलो लिख लो, थर्मोडायनेमिक्स। तो जो काम वाटर कर रहा है मैकेनिक्स में वही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज करता है, और वही काम थर्मोडायनेमिक्स में हीट करता है, ठीक है। जो काम मैकेनिक्स में हाइट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में वही काम पोटेंशियल करता है, एंड थर्मोडायनेमिक्स में वही काम टेम्परेचर करता है, बस। तो अगर कभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के फंडे समझ में ना आए, मैकेनिक्स के साथ जोड़ लो। अगर कभी थर्मोडायनेमिक्स के फंडे ना समझ में आए, मैकेनिक्स के साथ जोड़ दो। अब देखो कैसे, एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सपोज ये एक बाल्टी है एंड ये दूसरी है, ये दूसरी बाल्टी है। अब आप एक चीज नोटिस करो, पहली बाल्टी पतली है और दूसरी बाल्टी चौड़ी है, दूसरी बाल्टी चौड़ी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चार्ज को वाटर के साथ कंपेयर करना है एंड पोटेंशियल को हाइट के साथ कंपेयर करना है। मुझे बताओ बाल्टी नंबर 1 एंड बाल्टी नंबर 2, इन दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? तो ऑब्वियसली सेकंड वाले की ज्यादा है। क्यों? तो पहला जवाब तो आप ये देंगे कि सेकंड वाला ज्यादा पानी को स्टोर कर सकता है, सेकंड वाला ज्यादा पानी को स्टोर कर सकता है, इसलिए कैपेसिटी ज्यादा है ना। तो मैंने क्या बोला था, देखो C = Q/V में Q समझ लो वाटर है, तो जो जितना पानी स्टोर कर पाएगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा है। ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, ज्यादा पानी स्टोर करेगा ज्यादा कैपेसिटी है। पोटेंशियल को लेकर के देखो, पोटेंशियल को किससे कंपेयर करना था, हाइट के साथ। अब इस ड्रम नंबर 1 को देखो, ड्रम नंबर 2 को, मैंने मान लो दोनों में 10-10 लीटर का पानी डाला, मैंने दोनों में 10 लीटर का पानी डाला। तो जब मैंने पहले वाले में 10 लीटर का पानी डाला, इसकी हाइट भर गई यहां तक, इसकी हाइट भर गई इधर तक, जबकि जब मैंने दूसरे वाले में डाला तो इसकी हाइट यहां पर है ना। तो पोटेंशियल को अगर हाइट से कंपेयर करना है तो जरा देखो, क्या अब मैं बाल्टी नंबर 1 में और पानी डाल सकता हूं, इस बाल्टी नंबर 1 में और पानी डाल सकता हूं मैं, है ना, 1 में डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता। क्यों? कौन रोक रहा है आपको, कौन रोक रहा है? बाल्टी नंबर 1 में क्या मैं और पानी डाल सकता हूं? मेरे पास पानी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्या मैं डाल दूं ऊपर? ओके, डालने को मैं डाल सकता हूं, लेकिन होगा क्या, सारा पानी बाहर गिर जाएगा। कौन रोक रहा है आपको, कौन रोक रहा है पानी और भरने से उसके अंदर? दैट इज हाइट, दैट इज हाइट। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जिस बर्तन में हाइट जितनी जल्दी अटेंड होगी, समझ लो उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम है। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी डालते हो एकदम हाइट ऊपर चली जाती है, और उसके बाद आप देखोगे कि सारा ओवरफ्लो हो जाता है, तो आप उसमें भर नहीं पाते हो। तो आप क्या बोलते हो कि यार इसकी कैपेसिटी कम है, थोड़ा सा ही पानी स्टोर करता ही है, क्योंकि उसके बाद ये भर जाता है और फिर पानी गिरना शुरू कर देता है। लेकिन वही चीज अगर आप देखो किसी ड्रम को देखो, उसमें कितना सारा पानी आप डाल सकते हो। इतना पानी डालने के बाद टेस्ट ट्यूब से ज्यादा पानी आप उसमें डालते हो, लेकिन उसके बाद भी उसकी हाइट कुछ खास इंक्रीज, मतलब इंक्रीज तो सबकी होती है, तो उसमें जब आप पानी डालते हो तो आप ज्यादा डाल सकते हो, क्योंकि उसकी हाइट कम मतलब काफी स्लो राइज हो रही है। तो कौन रोक रहा है बाल्टी को भरने से? दैट इज द हाइट। तो इसी तरीके से ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, कैपेसिटेंस इक्वल टू Q/V, कैपेसिटेंस इक्वल टू Q/V, तो ये एक कैपेसिटर के लिए, जो कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी। और जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल जितना ज्यादा बढ़ेगा, जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी कैपेसिटी उतनी कम है, उसकी कैपेसिटी उतनी कम है। पोटेंशियल जल्दी बढ़ गया ना। अच्छा, एक गाड़ी के मामले में देखो, एक गाड़ी का इंजन है, 2 इंजन रखे मेरे पास। एक इंजन ऐसा है जिसको मैं चलाता हूं तो जल्दी गर्म हो जाता है, तो मुझे बंद करना पड़ता है फिर उसको। दूसरा इंजन है, काफी देर तक चलता रह सकता है वो और जल्दी गर्म नहीं होता। तो आप मुझे बताओ कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, जो जल्दी गर्म हो जाता है या जो गर्म नहीं होता है जल्दी? ऑब्वियसली जो गर्म नहीं होता है वो ज्यादा देर तक चल सकता है, क्योंकि उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से इंजन की कैपेसिटी ज्यादा है वर्क करने की? इस वाले की, राइट। तो ये बात आप समझिए कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगी, अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगी, और अगर पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इन्हीं दोनों ड्रम में देख लो, इन्हीं दोनों ड्रम में देख लो,
पहले वाले ड्रम में क्या था, थोड़ा सा पानी डाला, हाइट बढ़ गई, तो पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, इसका हाइट जल्दी बढ़ रहा है, तो इसके लिए उसकी कैपेसिटी कम है। और दूसरे वाले की कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि उसका पोटेंशियल उतना जल्दी राइज नहीं हो रहा है। अब एक सवाल है, मुझे इसका जवाब बताना। सवाल यह है कि ये एक मेटल की प्लेट है, ये दूसरी मेटल की प्लेट है ना। पहले वाले में 100 कूलम्स का चार्ज है, दूसरे वाले में 200 कूलम्स का चार्ज है। पहले वाले में जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट है एंड दूसरे वाले में पोटेंशियल 25 वोल्ट है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया, अगर मैंने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया तो चार्जेस कहां से कहां फ्लो करेंगे, चार्जेस कहां से कहां फ्लो करेंगे, इस फर्स्ट वाले से सेकंड वाले की तरफ या सेकंड वाले से फर्स्ट वाले की तरफ, किस तरफ फ्लो करेंगे मुझे बताओ जरा। इस डायग्राम को देखो और मुझे बताओ, एक में 100 कूलम का चार्ज है, दूसरे में 200 कूलम का, पहले वाले में 50 वोल्ट है और दूसरे वाले का 25 वोल्ट है, तो कहां से कहां फ्लो करेगा, किधर से किधर फ्लो करेगा। तो अगर आप चार्ज एंड पोटेंशियल के टर्म्स में बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि हो सकता है कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए। लेकिन कंपेयर करो, चार्ज को कंपेयर करो वाटर के साथ, चार्ज को कंपेयर करो वाटर के साथ एंड पोटेंशियल को कंपेयर करो, पोटेंशियल को कंपेयर करो हाइट के साथ। तो एक काम करते हैं, इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इसके लिए इस सिस्टम के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। अच्छा, डायग्राम बनाना क्या, ऑलरेडी बना हुआ है, देखो जरा कंपेयर करो। ये जो डायग्राम नंबर 1 है, ये देखो, ये इसका डायग्राम नंबर 1 और ये डायग्राम नंबर 2, ये तो ऐसा हो गया कि लकीली इसका ऊपर का डायग्राम उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो पहले वाले बर्तन को देखो, मान लो इसमें 100 लीटर ऑफ वाटर है और ये जो हाइट है, ये हाइट है 50 मीटर। एक एग्जांपल के लिए, इस पहले वाले ड्रम में मैंने 100 लीटर का पानी भरा और उसकी हाइट जा रही है 50 मीटर। दूसरे वाले ड्रम को देखो, दूसरे वाले ड्रम में 200 लीटर पानी है, 200 लीटर पानी है, लेकिन उसकी हाइट अभी भी 25 मीटर है। अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता हूं एक पाइपलाइन से, अगर मैं इन दोनों को एक पाइपलाइन से कनेक्ट करता हूं और पानी को फ्लो करने के लिए अलाउ करता हूं, तो मुझे बताओ पानी ड्रम नंबर 1 से 2 में जाएगा या 2 से 1 में जाएगा। बताओ जरा, इस केस में जो पानी है वो कहां जाएगा, ड्रम नंबर 1 से 2 में या 2 से 1 में, समझ गए। तो ड्रम नंबर 1 से 2 में जाएगा, ड्रम नंबर 1 से 2 में जाएगा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट वाला जो ड्रम है, ये 100 लीटर वाला, 100 लीटर वाला, इसमें तो पानी कम है ना, और दूसरे वाले ड्रम में देखो उसमें तो पानी ज्यादा है। फिर भी जहां पानी कम है वहां से पानी किस तरफ जा रहा है, जहां को पानी ज्यादा है, 100 लीटर से 200 लीटर की तरफ जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि चीजें हाई से लो की तरफ आनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है मालूम है, पहले वाले की हाइट ज्यादा है और दूसरे वाले की हाइट कम है, दूसरा वाला नीचे ऐसा दबके रह रहा है, तो ऊपर से पानी 100 लीटर वाले से पानी इस तरफ आ रहा है। नदियों में पानी कम होता है, समुद्र में पानी ज्यादा होता है, उसके बाद भी नदियां समुद्र की तरफ चलती हैं, क्योंकि नदियां ज्यादा हाइट में और समुद्र कम हाइट में है। तो समुद्र अपने को छोटा बताता है, भाई मैं तो एकदम छोटा हूं, मेरे तो कुछ नहीं है, और नदियां अपने को एकदम ऐसा बताती हैं, अरे अपन तो बहुत बड़ी तोप है। तो क्या होता है, लास्ट में सारा का सारा पानी फ्लो होते होते नदी में आ जाता है। एक कहावत भी बोलते हैं ना कि छोटे बने रहो, आपके पास बहुत है फिर भी छोटे बने रहो, क्योंकि छोटे बने रहोगे, लो उस पे रहोगे तो चीजें आपकी तरफ फ्लो करेंगे, ज्यादा हाइट पे जाओगे तो आपसे चीजें नीचे फ्लो करेंगे, है ना। इसलिए बी पोलाइट, ऐसा बोलते हैं। तो यही लॉजिक है। अच्छा, जिंदगी का भी तो यही लॉजिक हो गया, है ना। तो देखो, ये वाला जो ऊपर वाला था, ये वाला पार्ट, ये पार्ट मैंने थर्मोडायनेमिक्स का बता दिया। तो नॉट थर्मो, मैकेनिक्स, ये जो हिस्सा है, ये जो एग्जांपल है, ये मैकेनिक्स में फिट हो गया, ठीक है, मैकेनिक्स में ये फिट हो गया। ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यही चीज जब थर्मोडायनेमिक्स में पूछी जाएगी ना, तो देखो कैसा पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास 100 जूल्स की एनर्जी है, एनर्जी का मतलब हीट 100 जूल्स की है। दूसरे वाले के पास एनर्जी है 200 जूल्स की। पहले वाले का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और दूसरे वाले का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो बताओ हीट कहां से कहां फ्लो होगी। अब इसी क्वेश्चन को घुमा करके थर्मोडायनेमिक्स में डाल दिया तो मालूम है थर्मोडायनेमिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैकेनिक्स का लिंक पता चल गया, कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर, है ना। तो इसका मतलब ये जो फ्लो है, फ्लो इस तरफ होगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी फ्लो इस तरफ होगा, करेक्ट। तो समझ रहे हो। तो याद रखो, मैकेनिक्स में हाइट बताती है कि कहां से कहां फ्लो होना है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल बताता है कहाँ से कहाँ फ्लो होना, और थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर बताता है कि कहाँ से कहाँ फ्लो होना है। तो ये जो तीसरा वाला एग्जाम्पल हो गया ये थर्मो का हो गया, दिस इज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। तो समझ गए, तो एक तीर में आपके तीनों चीज़ें निपट जाती हैं। क्लियर? क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने देखी भी थोड़ी है कि आप इमेजिन करोगे। चार्ज दिखता है क्या? पोटेंशियल दिखता है? नहीं दिखता। उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में हीट दिखती है आपको? नहीं दिखता। टेम्परेचर दिखता है? नहीं दिखता। और हम उतना भी उनके साथ खेले नहीं हैं कि अब उनका एक्सपीरियंस होगा। तो इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स को एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंपेयर करो ऑलवेज मैकेनिक्स के साथ एंड यू विल गेट योर आंसर। तो अब वापस इसकी तरफ जाते हैं, कैपेसिटर की तरफ। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? क्यू पे। जितना ज्यादा क्यू होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। सेकंड इज पोटेंशियल, पोटेंशियल के साथ इनवर्स रिलेशन है। पोटेंशियल जितना ज्यादा बढ़ रहा है मतलब इसकी कैपेसिटी उतनी कम है, इसकी कैपेसिटी उतनी ही कम है। ठीक है? अगर आप नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा पढ़ पाते हो तो आपकी कैपेसिटी, अगर नंबर ऑफ आवर्स आप ज्यादा पढ़ पाते हो तो आपकी कैपेसिटी ज्यादा है। और बड़ी जल्दी आप बोलते हो कि मेरा तो हो गया, बड़ी जल्दी अभी अभी बैठे थे मेरा तो हो गया, तो इसका मतलब आपकी कैपेसिटी कम है। ठीक है? ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। द यूनिट फॉर कैपेसिटेंस इज फैरेड। ठीक है? इसका जो यूनिट है ये फैरेड और इसको F से लिखा जाता है। द यूनिट इज फैरेड। तो एक बार फिर कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है बाय एक्यूमुलेटिंग चार्ज ऑन इट। तो जैसे जैसे करके चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं वैसे वैसे करके उस कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ता है, और प्रोपोर्शनल का यहाँ पर साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और यही कांस्टेंट होता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को आप Q बाई V भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास कितने टाइप के कैपेसिटर अवेलेबल है? देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, फिर उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं, एंड उसके बाद जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं। तो कई सारे टाइप के होते हैं, बट वी हैव टू डील विद ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही देखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये कैसे बनते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज़रा समझिए। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप ये एक प्लेट ले लो, एक मेटल की प्लेट ले लो, और ये एक दूसरी प्लेट आप ले लो। ओके, तो यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे इसको एक बैटरी के साथ। चलो ये भी बना देता हूँ मैं, दिस इज अ बैटरी। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, बैटरी के साथ जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो बैटरी का जो ये वाला साइड है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये जो ऑपोजिट वाला फेस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, है ना, आ गया नेगेटिव चार्ज। और जैसे इसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है तो इसके अंदर सेटअप हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर सेटअप हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर? फ्रॉम प्लस से माइनस की तरफ, फ्रॉम प्लस से माइनस की तरफ आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि बैटरी से प्लस चार्ज निकले, बैटरी से प्लस चार्ज निकले और वो जा करके यहाँ ऊपर अटक गए इस पहले वाले प्लेट पे, है ना। दो प्लेट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज द प्लेट नंबर 2। बैटरी से चार्जेस आए, प्लेट नंबर 1 पे आके अटक गए और बैटरी जो थी वो चार्जेस गंवा दिया उसने। यहाँ से बैटरी ने 100 कूलम ऑफ चार्ज भेजा था, वो 100 कूलम यहाँ पर जमा हो गया और यहाँ पे बैटरी को 0 कूलम वापस मिला। ऐसा नहीं है, बैटरी ने भेजा 100 कूलम था, बैटरी को 100 कूलम वापस भी मिला। जितना चार्ज बैटरी ने भेजा उतना चार्ज बैटरी को वापस भी मिल जाता है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है? हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि कैपेसिटर चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है? जब आपने भेजा 100 और आपको मिला भी 100 तो चार्ज कहां से एक्यूमुलेट हुआ? तो ध्यान से समझो एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है। बैटरी भेजती तो 100 कूलम भी है ना, और जो स्टोर होना चाहिए वो तो चार्जेस ही होना चाहिए, बट इंडक्शन की वजह से जो चार्जेस गए थे वो वापस आ जाते हैं और जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जरा समझो ये हुआ क्या। मान लो यहाँ से 100 कूलम का चार्ज गया, यहाँ से 100 कूलम का चार्ज गया। ओके, तो ये पहला प्लेट है, उसके ऊपर 100 कूलम का जो चार्ज है वो जमा हो गया। ठीक है भाई, इसके ऊपर प्लस 100 का जो चार्ज है वो जमा हो गया, प्लस 100 कूलम का चार्ज यहाँ पर जमा हो गया। और अगर यहाँ पर 100 कूलम का चार्ज जमा हो जाएगा तो ऑपोजिट वाले फेस को देखो। चलो मैं एक वैसा वाला डायग्राम बनाता हूँ सिर्फ कैपेसिटर का, और इसमें कैपेसिटर ये देखिए ज़रा, थोड़ा मोटा मोटा प्लेट मैंने बनाया है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। सो हुआ ये
कि यहाँ से 100 कूलम गया, 100 कूलम यहाँ पर गया और उसने यहाँ पर प्लस चार्ज को जमा कर दिया। अब क्या होता है कि जो सेकंड वाली जो प्लेट है इसकी जो पहली साइड है वहाँ पर माइनस चार्ज जमा हो जाते हैं। क्या होते हैं? माइनस चार्ज जमा। अब अगर देखो सेकंड प्लेट तो न्यूट्रल था ना, तो अगर इसका फ्रंट वाला फेस माइनस हो गया तो इसका अपोजिट वाला फेस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका जो अपोजिट वाला फेस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। आपको मालूम है ना, अगर कोई न्यूट्रल स्पीशीज है, जैसे ये मेरा फोन हो गया, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है, अगर इसका ये साइड प्लस हो गया तो ऑटोमेटिकली ये साइड माइनस हो जाएगा ना, है ना, और अगर ये प्लस होगा तो ये साइड माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहां पर भी वही होता है, गए थे 100 कूलम ऑफ चार्ज और वो प्लेट नंबर 1 में एक्यूमुलेट हो गए, प्लेट नंबर 1 में वो एक्यूमुलेट हो गए। इसकी वजह से अब क्या हुआ कि जो प्लेट नंबर 2 है इसका जो सामने वाला फेस है, उसका जो सामने वाला फेस है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, उसका जो सामने वाला फेस है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो साइड वाला फेस है वो पॉजिटिव हो गया। अब ये देखो, ये जो था ये प्लस 100 कूलम था, दिस वाज प्लस 100 कूलम। इसने सामने वाले फेस पे जो चार्ज एक्यूमुलेट किया उसका मैग्नीट्यूड क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है माइनस 100 कूलम। तो ऑपोजिट वाला जो फेस होगा इसमें कितना चार्ज हो जाएगा? अगेन प्लस 100 कूलम, है कि नहीं? क्योंकि न्यूट्रल था ना। ये देखो, ये वो प्लेट है, ये न्यूट्रल प्लेट था, दिस वाज न्यूट्रल प्लेट, दिस न्यूट्रल प्लेट था। तो ये वाला फेस अगर माइनस 100 हो जाएगा तो ये वाला फेस क्या होगा? प्लस 100। अगर ये फेस माइनस 100 है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 100। क्यों? क्योंकि माइनस 100 प्लस 100 तब तो जीरो बनाएगा और तब तो ये न्यूट्रलाइज होएगा। आप बोलोगे ये वाला फेस 90 कर दो सर और इसको 100 कर दो, तो न्यूट्रल कहाँ हुआ? न्यूट्रल होने के लिए जितना यहाँ का माइनस है उतना ही यहाँ का प्लस भी तो होना चाहिए। तो वही बात हो गई। तो यहाँ से जब आपने भेजा 100 कूलम ऑफ चार्ज, वो शीट नंबर 1 में आकर के जमा हो गई। उसने सामने वाले प्लेट का जो फ्रंट साइड था उसको माइनस 100 कूलम का चार्ज वहां पर एक्यूमुलेट करा दिया। तो ऑपोजिट वाला जो फेस है उसके ऊपर क्या जमा हो गया? प्लस 100 का। अब आप एक चीज देखो, क्या ये वाले प्लस, सुनो, ये वाले जो प्लस हैं क्या वो इन वाले प्लस को रिपेल करेंगे? क्यों? क्योंकि प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, वो रिपेल करेंगे, राइट? वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये जितने भी प्लस हैं, समझना, ये जितने भी प्लस हैं ये यहां से निकल करके, ये जितने भी प्लस हैं ये यहां से निकल के चले जाते हैं इधर। ये देखो, ये यहां से निकल के चले गए, प्लस 100 कूलम जो थे वो यहां से निकल के चले गए। अब देयर इज नो 100 कूलम। अब आप एक चीज नोटिस करो, आए कितने कितने आए? ये देख रहे हो, आए कितना था? प्लस 100 कूलम। गया कितना? प्लस 100 कूलम। और अगर मैं इसके बीच में एक पर्दा लगा दूं, मैंने यहां पर एक पर्दा लगा दिया, मैंने नहीं बताया यहां कैपेसिटर है, तो सामने वाले को क्या दिख रहा है? गया 100। सामने वाले को क्या दिख रहा है? गया 100 कूलम। जो भी हुआ होगा अंदर वी डोंट नो, पर वापस आया 100। तो बैटरी ने जो 100 कूलम भेजा था वो बैटरी को तो वापस मिल गए ना। अब वो थ्रू इंडक्शन आए हैं, वो तो थ्रू इंडक्शन आए हैं, बैटरी को क्या लेना देना उससे? गया, भेजा था 100, वापस भी 100 आया, राइट? तो अब मुझे बताओ, जब गया 100 आया 100, तो एक्चुअली आप एक पिक्चर देखो तो आपको पता चलेगा कि तो चार्जेस तो एक्यूमुलेट हुए नहीं। पर क्या चार्जेस नहीं हुए यहां एक्यूमुलेट? बात समझ में आ रही है क्या? भेजा बैटरी ने 100 है तो बैटरी को वापस 100 मिल गया, तो बैटरी बोलेगी मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैंने तो कोई चार्ज नहीं दिया। पर क्या अंदर एनर्जी स्टोर हुई? अब जो एनर्जी स्टोर होगी वो कैसी होगी? देखो, इसके ऊपर प्लस 100 का चार्ज है, देखो यहाँ पर प्लस 100 का चार्ज है और ये जो सामने वाला फेस है, अब ऐसा नहीं होगा कि ये सामने वाला फेस माइनस है, नो, अब ये पूरा माइनस हो चुका है ना। अब ऐसा नहीं कि सामने वाला फेस माइनस होगा, अब ये भी पूरा माइनस हो चुका है, दिस फुल प्लेट इज माइनस। पहले तो चलो ऐसा था कि सामने वाला फेस माइनस था, पीछे वाला फेस प्लस था, अब तो पूरा का पूरा प्लेट ही माइनस है, पूरा का पूरा प्लेट ही माइनस है। एंड इन दोनों के बीच में सेटअप हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेटअप हो जाता है इनके बीच में क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एनर्जी स्टोर्ड हो रखी है इन अ कैपेसिटर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी ने 100 कूलम दिए थे, बैटरी को वापस मिल गए, बैटरी बोले मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैंने जितना दिया था उतना वापस मिल गए, लेकिन जो अंदर एनर्जी स्टोर हो रखी है वो किसके फॉर्म में हो रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्योंकि प्लस 100 इस तरफ है ना, प्लस 100 इस तरफ, माइनस 100 इस तरफ, एंड बीच में क्या सेटअप हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। बीच में क्या सेटअप हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। मान लो थोड़ी देर के लिए एक बंदे ने क्या किया, ऐसे ही टाइम पास में उसने क्या किया, एक वायर जोड़ दिया ऐसे, इन दोनों में एक वायर जोड़ दिया ऐसे, एक वायर कनेक्ट कर दिया। तुरंत क्या होगा? प्लस 100 माइनस 100 चिपक जाएंगे और पूरा सिस्टम जीरो, पूरा सिस्टम जीरो। बैटरी को कर ले देना नहीं, बैटरी बोलेंगे मेरे को क्या है, मेरे को तो जितना दिया था मैंने वापस मुझे मिल गया, मुझे क्या है। अब वो जो बीच का जो है वो अपना देखें। तो क्लियर हुआ ये चीज़। इसीलिए हम कह तो रहे हैं
कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्जेस को एक्यूमुलेट कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप देखो तो जितना चार्जेस गया था कैपेसिटर में उतना वापस भी तो आ गया है। तो अंदर हुआ क्या, अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, एनर्जी स्टोर हुई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे लगता है अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा ये फंडा, है ना। एक सवाल ये भी है कि अगर यहाँ से सर 100 गया, अगर एक तरफ से 100 गया तो दूसरी तरफ से जरूरी है कि 100 ही आए? यस, जरूरी है। एक तरफ से 100 जाता है तो दूसरी तरफ से 100 आता है, क्योंकि चार्जेस को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। पढ़ा था ये चीज, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि गए 100 और वापस 90 आए या वापस जरूरत से ज्यादा है, ठीक है। तो चार्जेस कांट बी डिस्ट्रॉयड, कांट बी क्रिएटेड। क्लियर? ओके, तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस? तो चलो एक बार जरा देखें फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलो देखते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हुआ क्या, फाइनली अगर आप नोटिस करो तो एक प्लेट पे प्लस चार्ज है, एक प्लेट पे माइनस चार्ज, ठीक है। ये देखिए इस प्लेट के ऊपर आ गया प्लस चार्ज और इसके ऊपर आ गया, राइट साइड वाले के ऊपर आ गया माइनस चार्ज, राइट। तो ये देखिए ये माइनस चार्ज आ गया। और ये जो कैपेसिटर है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? d। इनके जो बीच का डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज d, ना। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। ऑलराइट, अब देखो ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो आप जानते हैं जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर होगा। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो अंदर को रहेगा, है ना। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो एक बात हो गई, है ना। ओके, अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने? कैपेसिटेंस इज Q डिवाइडेड बाई V, है ना। मेन फॉर्मूला तो यही पड़ा था कैपेसिटेंस का कि कैपेसिटेंस इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर Q का वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पर V का वैल्यू डाल देते हैं। पहले यहाँ पर V निकालेंगे, तो V क्या होता है? व्हाट इज V? क्या V E इंटू डी होगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से? क्या V E इंटू डी होता है? अब यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं, V इक्वल टू E डॉट E इंटू डी होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो मैं ये बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है और इंटू डी का डी हो गया। तो यहाँ से ये जो V की वैल्यू है, ये V की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, V की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, दूसरा ये जो सिग्मा है ना, व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये जो सिग्मा वाली चीज है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, याद होगा सिग्मा Q बाई ए होता है। तो यहां से मैं Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बोल सकता हूं, और ये जो Q इक्वल टू सिग्मा बाई ए है इसको हम लोग इस Q में डाल देंगे और अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q की जगह पर आ गया सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय V की जगह पर आ जाएगा सिग्मा इंटू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सो कैपेसिटेंस बना, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये फॉर्मूला किसका है? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ये। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर ठीक है ये तो होगा ही, लेकिन इससे पहले जो हमने कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला पढ़ा, ये देखो सर, कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V, ये क्या था? कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V होता है या एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है? कैपेसिटेंस इज Q बाई V या एप्सिलॉन नॉट A बाई D? देखो ये जो चीज है ना C इक्वल टू Q बाई V, ये जो पहले पढ़ा ना C इक्वल टू Q बाई V, ये एक जनरल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। जो जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जिसका जितना कम पोटेंशियल बढ़ेगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा है। ये एक जनरल फॉर्मूला है। एक्चुअली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये एक्चुअल फॉर्मूला है।
जैसे आपने एक ओम्स लॉ करके पढ़ा था, V = IR करके पढ़ा था, इस हिसाब से क्या मैं R = V/I बोल सकता हूं? क्या मैं R = V/I बोल सकता हूं? तो मुझे बताओ, क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता था? किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या वोल्टेज एंड उसके करंट पर डिपेंड करता है? नहीं करता। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है किसी भी वायर के? तो किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ρ × L/A होता है। कुछ याद आ रहा है? ρ L/A होता है। तो मेरे पास अगर ये एक वायर है, किसी ने मुझसे पूछा कि इस वायर का रेजिस्टेंस बताओ तो क्या होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस बताओ तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि इसका मटेरियल क्या है, रेजिस्टिविटी, इसकी लेंथ कितनी है एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। ठीक है, तो जाकर के इसका रेजिस्टेंस आएगा। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसलिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρ L/A। तो उसी तरीके से यहां पर आपने जो पढ़ा कि C = Q/V, उसकी एनालॉजी इसके साथ है, V/I के साथ है। एंड ये जो दूसरा आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं, ये जो दूसरा है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस = ε0A/d, ये एक्चुअली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद रखना, फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, बाकियों के लिए मत लगा देना, क्योंकि सिलेंड्रिकल भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं। ये फॉर्मूला ओनली फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहां पर ये जो A है, A का मतलब क्या है? A इज द एरिया ऑफ प्लेट। लिख लो यहां पे, A जो है, A इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स। एंड D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड उसके बाद क्या आगे, बस ठीक है, दैट्स ऑल। सिग्मा मालूम है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट, दैट्स ऑल। अब क्या हुआ कि एक बंदे ने क्या किया, इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो क्या उसे कैपेसिटेंस में बदलाव आएगा तो कैसा आएगा? तो ध्यान रखिए, जब कभी भी आप किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये वो कैपेसिटर है, दिस इज द कैपेसिटर जिसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस = ε0A/d। कब? जब यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसके अंदर किसी ने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो ये लो, ये मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो ऐसे में इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा K ε0A/d। तो जो इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। सो ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कैपेसिटर on introducing a dielectric in between a capacitor, the capacitance increases। और कितना से इंक्रीज हो जाती है? K टाइम्स। देखो K मल्टीप्लाई हुआ है ना, किसी भी डाइलेक्ट्रिक को आप इसके अंदर भर दो तो उसकी जो कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की वो K टाइम्स बढ़ जाएगी। मान लो इसके बीच में मैंने पानी भर दिया, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी 80 गुना बढ़ जाएगी, 80 गुना बढ़ जाएगी। अब देखिए क्या है कि सामने वाला बोल रहा है कि मैं कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक तो भर दूंगा लेकिन मैं पूरे तरीके से नहीं भरूंगा। जैसे ये डायग्राम आपके सामने है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक रख तो दिया लेकिन ये पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं किया, क्योंकि अगर पूरे तरीके से ऑक्यूपाई कर लेता तो कैपेसिटेंस बनता था K × ε0A/d, लेकिन उसने पूरी तरीके से नहीं रखा और पूछा है कि भाई बताओ अब कैपेसिटेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस नाउ, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो कैपेसिटर है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है प्लेट्स का वो d है, एंड जो एरिया होगा कैपेसिटर के प्लेट का वो a होगा। कैपेसिटर के जो प्लेट है उनका एरिया a होगा और जो बीच का डिस्टेंस है वो है d। वन मोर थिंग, ये जो आपने लिया है बीच का डाइलेक्ट्रिक, लेट से कि इसकी थिकनेस है t, इसकी थिकनेस है t, तो क्या होगा, अच्छा एक सेकेंड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका k, वो भी लिख देते हैं। अब क्या होगा इस केस में, आपको दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां पर है, जहां पर एयर मौजूद है, जहां पर एयर मौजूद है, और ये जो बीच का पोर्शन है ना, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। चलो मैं इसको कलर कर देता हूं। देखो जहां पर भी मैं येलो कलर कर रहा हूं ना, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। वाई? क्योंकि यहां पर एयर है इन बिटवीन, यहां पर एयर है इन बिटवीन, एंड ये जो बीच की जो जगह है डाइलेक्ट्रिक वाली जगह, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा।
वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं ई ए का नाम देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर एयर मौजूद है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए रहेगा। एंड ये जो बीच की जगह है जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैं इसको ई डी का नाम दे रहा हूँ। ई डी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, एंड ई ए का मतलब है एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही। तो आज तक तो आप V इक्वल टू ई इंटू डी का फॉर्मूला लगाते थे, V इक्वल टू ई इंटू डी, या तो डाइलेक्ट्रिक होता था या तो नहीं होता था, ये तो पार्शियल है। तो अब ये फॉर्मूला ऐसा ना होकर के थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? ये फॉर्मूला बदल जाएगा V इक्वल टू ई डी, है ना। ई डी का मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, अब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस d नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस बन जाएगा t, ये डिस्टेंस बन जाएगा t, क्योंकि ये जो ed इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये t थिकनेस में है, ये जो ed इलेक्ट्रिक फील्ड है ये t थिकनेस में है, प्लस बाकी जो जगह है, जो येलो वाली स्पेस है, वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? EA, और उसकी थिकनेस क्या है? देखो टोटल लेंथ है d, d में से t हटा दो, बीच का d में से t हटा दो, तो बाकी जो स्पेस बचेगा d माइनस t, ये जो बाकी का स्पेस बचेगा d माइनस टी, वहां पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ए है, साफ साफ दिख रहा है। बीच वाले पोर्शन में t थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ed, बाकी जगह पर क्या है? बाकी जगह पर e है, तो e इंटू डी माइनस बीच का पोर्शन t। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो v इक्वल टू, अच्छा डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? सो दिस इज सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे t, प्लस एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, जो जो कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन लेंगे। सो v इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच जाएगा? t बाई के प्लस डी माइनस टी, टी बाई के प्लस डी माइनस टी, यही बच जाएगा। एक और स्टेप चाहो तो हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पर कि v इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस d को इधर ले लेते हैं, माइनस टी प्लस टी बाई के, कुछ ऐसा कर देते हैं, राइट। तो अब ये जो चीज़ है इसी को एक और स्टेप, v इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाई के, कुछ ऐसे ही बचेगा। अब ये तो पोटेंशियल है, ये तो पोटेंशियल है, हमें तो कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाय वी। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये जो पोटेंशियल हमने निकाला, ये जो पोटेंशियल निकाला है इसको V की जगह पर डाल देंगे, और Q की जगह पर क्या आ जाएगा? व्हाट इज Q? तो सिग्मा क्या था? Q बाई A, तो Q क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए, बस डाल दो जरा वैल्यू। तो चलो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय V की जगह पर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी इंटू 1 प्लस 1 बाई के, अरे ब्रैकेट क्लोज। तो जो जो कट सकता है उसको कट करो, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, है ना। अच्छा एक सेकेंड, कुछ भूल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं भूल रहे हैं। तो ये जो होगा कैपेसिटेंस, दिस विल बिकम सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी इंटू 1 प्लस 1 बाई के इंटू 1 प्लस 1 बाई के, and this will become the formula for the capacitance. This will become formula for the capacitance when you insert dielectric in between. इसमें एक चीज़ सुधार कर लीजिएगा, यहाँ मैंने गलती से ये माइनस है ना, तो ये माइनस प्लस का ये माइनस होना चाहिए था, इसको ठीक कर लीजिए। ये मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ पर ये माइनस होएगा, प्लीज़ नोट डाउन दिस, ये माइनस होगा 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के, एंड ये 1 माइनस 1 बाई के, ओके। क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं? हाँ, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। जब आप, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस जब आप बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट तो करते हो पर पार्शली। एक बार जरा चेक करें क्या ये फॉर्मूला सही है भी कि नहीं है, है ना। ये जो निकाला है वो सही है भी कि नहीं है, तो चलो चेक करते हैं इसको। केस 1 क्या है? जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक है नहीं, मतलब यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, नो डाई इलेक्ट्रिक। तो अगर नो डाई इलेक्ट्रिक है
तो इसका मतलब इन दिस केस T का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं ना, तो T का वैल्यू 0 कर दो। तो ज़रा देखें ये फॉर्मूला क्या बन करके आ रहा है, तो ये फॉर्मूला C = ε0A डिवाइडेड बाय D माइनस 0 इंटू 1 माइनस 1/k। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इसका मतलब कैपेसिटेंस इक्वल टू ε0A डिवाइडेड बाय D। हाँ भाई आ तो रहा है। अब एक बार ये भी चेक करके देख लेते हैं, ये भी चेक करके देख लेते हैं कि अगर पूरा ही डाइलेक्ट्रिक होता, केस 2, इसी का ही केस 2 ले लेते हैं। लेट्स से इफ डाइलेक्ट्रिक, ये जो है ना, ये डाइलेक्ट्रिक मतलब स्पेस जो है इसके बीच की स्पेस कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय डाइलेक्ट्रिक बाय डाइलेक्ट्रिक। तो इस केस में क्या होगा, ये जो T का वैल्यू है ये D के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको पूरे को फैला दो, अगर आप पूरे को ऐसा फैला दो तो T का वैल्यू D के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखते हैं कैपेसिटेंस क्या निकल के आता है, ε0A डिवाइडेड बाय D, तो D है ही, T का वैल्यू भी D कर देंगे, तो D इंटू D 1 माइनस 1/k, मतलब ε0A डिवाइडेड बाय D माइनस D, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस D/k कुछ ऐसे बनेगा, प्लस D से माइनस D कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये D/k का K ऊपर चला जाएगा, है ना, K ऊपर चला जाएगा। तो इन दैट केस दिस विल बिकम एस, ये देखिए ज़रा, ये यहाँ पर बन जाएगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ε0A, K ऊपर चला जाएगा तो इंटू K डिवाइडेड बाय D। तो देखो ज़रा, क्या वही फॉर्मूला आ गया, वही फॉर्मूला आ गया, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है। क्लियर है ना। तो ये देख लीजिए ज़रा, ये इसका पूरा डेरिवेशन हो गया। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड इन बिटवीन द प्लेट, सो दिस इज द फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला उसका, जब आप डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली भर देंगे इन बिटवीन। क्लियर। अब क्या हुआ कि सामने वाला बोलता है नहीं, अब मुझे एक नहीं, अब तो मुझे और भी डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन भरने हैं, मुझे अब और डाइलेक्ट्रिक बीच में भरने हैं। ठीक है, अभी तक तो क्या था, एक ही डाइलेक्ट्रिक भरा था, वो भी कंप्लीटली नहीं। वो बोल रहा है अब तो मैं और भी डाइलेक्ट्रिक भरूंगा और कंप्लीटली नहीं भरूंगा। जैसे देखो, ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर क्या है, एक ही मतलब मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक है इन बिटवीन द कैपेसिटर। तो लेट्स से कि इसकी थिकनेस, पहले वाले की ये जो थिकनेस है ये T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसकी थिकनेस T3 है। पहले वाले का जो K है दिस इज लेट्स से K1, ये है K2 और ये है K3। ओके, अगेन ये जो डिस्टेंस है कैपेसिटर की यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो D है ना, एंड बाकी जो एज यूजुअल एरिया A होगा, प्लेट का एरिया, राइट। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये क्या है, मल्टीपल, आप चाहो तो लिख सकते हो कि इफ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक आर इंसर्टेड। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, डायग्राम को इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और इसमें हेडिंग डालते हैं कि इफ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक आर इंसर्टेड, इफ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक आर इंसर्टेड, तब क्या होगा। तब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये देखिए ज़रा, ये फॉर्मूला है, क्या निकाला था अभी, ये ऊपर वाला, राइट। ये देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, बस क्या बन जाएगा, ज़रा ध्यान देना यहाँ पर, न्यूमरेटर ε0A वो तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा D माइनस, ये देख रहे हो ये तो एक था, इससे पहले जो हमने किया वो तो एक था, तो इस वजह से अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बदल जाएगा। बस क्या बन जाएगा, ये D माइनस T1 इंटू 1 माइनस 1/K1 माइनस T2 इंटू 1 माइनस 1/K2। तीसरा क्या होगा, माइनस T3 इंटू 1 माइनस 1/K3। इस वे में ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस ऐड करते चलो, सामने वाला बोला अब 5 कर दो, 10 कर दो, 20 कर दो, भाई तो n कर दे, ये लो डैश 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 Tn, यहाँ पर देखो माइनस
Tn इंटू 1 माइनस 1 बाय Kn। ये लो, अब बोलती बंद, अब तू कितना भी बोल, बढ़ते जाएंगे हम लोग इसमें। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर का ये बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा हम लोग क्या और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, इसको और बढ़िया तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि ये देखो, इसको रीअरेंज कर देते हैं। कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय ये d माइनस, अच्छा देखो यहाँ से T1 इंटू 1 T1, T2 इंटू 2 T2, T2 इंटू 3 T3, तो माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ये क्या हो जाएगा T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस डैश डैश करके Tn बाय Kn। तो जैसा आपको लगता है, जिस फॉर्म में आपको लगता है कि याद करना सिंपल रहेगा, उसी फॉर्म में इसे याद कीजिए। जिस फॉर्म में आपको लगता है सिंपल रहेगा याद करना, उसी फॉर्म में आपको इसको याद करना है। इसी चीज़ में एक लास्ट और देख लीजिए। इस बार उस सामने वाले बंदे ने भरा, देखिए कुछ इस वे में, छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये देखो, यह है आपका कैपेसिटर। इस बार उस बंदे ने भरा, लेकिन चिपका चिपका के भरा। कैसे चिपका चिपका के? ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, ये तीसरा डाइलेक्ट्रिक है और ये चौथा डाइलेक्ट्रिक है। चिपका दिया। पिछली बार तो उसने गैप छोड़ा था इन बिटवीन, इस बार उसने चिपका दिया। तो ये जो डिस्टेंस है d, और यहाँ इसकी थिकनेस है T1, इसकी T2, इसकी T3, इसकी T4। तो इन दिस केस व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस? इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो करना कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना, बस इसी का ही इस्तेमाल कीजिए। कैसे? क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस केस में d इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश करके Tn, है ना? सबको चिपका दिया ना। अब जैसे इसमें 4 दिखा रखे हैं, हो सकता है कई सारे हो, तो इसलिए मैंने प्लस करते करते Tn तक कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये दूसरा वाला एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, डोंट यू थिंक सो कि ये d माइनस ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है T1 प्लस T2 प्लस Tn, क्या ये वाला हिस्सा भी d बन जाएगा? इस केस में क्या ये वाला हिस्सा भी d बन जाएगा? है ना? तो ये बन जाएगा d माइनस d प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस Tn बाई Kn। तो क्या होगा? d से d हुआ कैंसल, तो जो फॉर्मूला बना ये होगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस डैश करके Tn बाय Kn। अगर चिपका के रखोगे तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? अगर चिपका के रखोगे तो। लेकिन अगर चिपकाओगे नहीं, अगर चिपकाने का मूड नहीं है, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करिए या फिर ये नीचे वाला, बोथ आर इक्विवेलेंट। ये ऊपर वाला या नीचे वाला, इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपको इजी लग रहा है। ऑलराइट, सो दिस वाज द कैपेसिटर, जिसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भर के देखा कि उनकी कैपेसिटी क्या बनेगी। अगला यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को जब हम कंबाइन करते हैं, सीरीज में करते हैं, पैरेलल में करते हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होता है, जो नेट कैपेसिटेंस होता है, वो कैसे निकलेगा? जैसे आपने 10th में पढ़ा था ना, रजिस्टर को जब सीरीज में अप्लाई करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn। पैरेलल में होगा तो क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस वे में। तो अगर कैपेसिटर सीरीज में रहते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, पैरेलल में रहते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, बस वही हम लोग को देखना है। तो पहला जो हम लोग लेंगे दैट विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 1 इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, ये देखिए, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर एंड ये तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। ऑलराइट, अब आपने क्या किया, इन कैपेसिटर्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है,
क्योंकि बैटरी तो है जो इनको चार्ज करेगी, राइट, इसको एनर्जी देगी। सो दिस इज द बैटरी। बैटरी जो पोटेंशियल दे रही है दैट इज V। बैटरी ने जो पोटेंशियल दिया वो V वोल्ट था, और वो जो V है वो इनके अंदर जाके समाएगा, तो इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, इसका V3, राइट। अच्छा, यहाँ से जो चार्जेस निकले वो Q थे, और जब वापस आएगा तो जो चार्ज होगा वो Q होगा। तो याद रखो, पहले वाले के अक्रॉस जो चार्ज होगा, सेकंड वाले के अक्रॉस भी उतना ही होगा, तीसरे वाले के अक्रॉस भी उतना ही होगा, क्योंकि रास्ता एक ही है ना। तो यहाँ से अगर 100 कूलम्स फ्लो करेंगे तो सभी से फ्लो करेंगे। तीसरा, पहले वाले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3 है ना। ओके, अब यहाँ पर समझिए, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तब नेट पोटेंशियल इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 डैश, जितने भी रहेंगे ये Vn तक रहेंगे ना, जरूरी थोड़ी कि 3 ही होंगे, कितने भी हो सकते हैं। अब V का क्या संबंध है, तो आपने रिलेशन पढ़ा था ना, Q इक्वल टू CV, तो V का क्या संबंध है Q एंड C के साथ, तो Q बाई C है ना। तो V क्या होगा, Q बाई C। तो ये देखिए, इस V को मैं लिख सकता हूँ Q डिवाइडेड बाई C नेट इक्विवेलेंस इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 प्लस जितने भी होंगे ये। उसके बाद क्या होगा, राइट हैंड साइड से आप Q कॉमन लेंगे, राइट हैंड साइड से Q कॉमन लेंगे और उसके बाद कट करेंगे। तो चलो एक स्टेप और ही सही, तो Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंस इक्वल टू, Q कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डैश 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 डैश, इस वे में। तो Q से Q कैंसिल, सो दिस बिकम्स 1 बाई C इक्विवेलेंस इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डैश डैश डैश। So this is the formula for equivalence capacitance of the system of series combination. Series combination में ये लॉजिक लगेगा, 1 by C equivalence equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. ओके, दूसरा पैरेलल, सेकेंड वन इज पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर होगा तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ज़रा देखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये देखो, यहाँ से एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, और ये यहाँ से लेट्स से तीसरा कैपेसिटर, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है V वोल्ट। ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल है V वोल्ट। तो देखो, यहाँ से जो चार्जेस जाएंगे, मान लीजिए Q चार्जेस गए, तो Q चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। Q1 यहाँ से गया, Q2 इस बीच से गया, एंड Q3 यहाँ नीचे से गया। सही है। तो लॉजिक यहाँ पर क्या लगेगा कि नेट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश डैश, है ना। अच्छा, पहले वाले का जो कैपेसिटेंस है ये क्या है, C1, ये C2, ये C3। तो Q क्या होगा, CV होगा, है ना। अच्छा, ये जो C होगा ये इक्विवेलेंस वाला C होगा इंटू V इक्वल टू Q1 क्या होगा, तो Q1 होगा C1V, Q2 होगा C2V, Q3 होगा C3V एंड सो ऑन। क्या आप जानते हैं कि इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज कांस्टेंट? नहीं जानते तो जान लो अभी और लिख लो कि सीरीज़ में जब कभी भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो चार्जेस आर कांस्टेंट इन एवरी कैपेसिटर, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज इज कांस्टेंट। वोल्टेज थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज इज कांस्टेंट। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे।
तो C इक्विवेलेंस इंटू V, तो V कॉमन ले लो, अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश, तो क्या हुआ, V से V कैंसिल, तो C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश करके Cn। तो डोंट यू थिंक सो कि ये रेजिस्टेंस का एकदम उल्टा है। जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस में आपने सीरीज के लिए पढ़ा था, यहाँ पर वही फॉर्मूला वो पैरेलल के लिए बता रहा है, और वहाँ जो पैरेलल के लिए था ये वो सीरीज में बता रहा है। रेजिस्टेंस सीरीज में जब थे तो आपस में डायरेक्टली एडअप हो जाते थे, यहाँ पर जब पैरेलल में कैपेसिटर तो डायरेक्टली एडअप हो रहे हैं, राइट। और वही वाइस वर्सा दूसरे के लिए भी, देख लो जरा इसको। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द टॉपिक। नॉलेज होना अलग है एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना अलग। तो अगर आप किसी भी टॉपिक की और डिटेल जानकारी चाहते हैं या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर बोर्ड एंड एंट्रेंस, तो डाउनलोड कीजिए पुरशोरा क्लास ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। एंड फाइनली प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशन।